Hello everyone, good morning, all of you. Very good morning. Good morning उपासना. चलिए, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है? फाइनली हमारा पार्टनरशिप, सेल्स, कंपनीज एंड एलएलपी कंप्लीट हो चुका है. आज हमें स्टार्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट और फिनिश भी करना है. तो बिल्कुल वैसे ही कान खुले रखने हैं और दिमाग खुला रखना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमारा लेंदी है. लेकिन अगर हम बिल्कुल कहानी की जैसे उसको सुनते जाएंगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, मुझे लगता है सबसे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है. अगर आप पांचवें एक्ट में बात करेंगे तो सबसे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट में हमें सिर्फ अभी अच्छे से कहानी सुननी है उसकी. दिमाग खुला रखो, बिल्कुल कान खुले रखो और एकदम कहानी के जैसे कि हाँ 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 हमने ये पढ़ा था, इस टाइम पे ये पढ़ा था, उस टाइम पे ये पढ़ा था, और सारी चीज़ें दिमाग में उतार लो. ऑलराइट, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं. तो सबसे पहली बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को असेंट मिली थी 25 अप्रैल 1872 को, और वो लाया गया था 1 सितंबर 1872 से. कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया. होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है. जब टोटल ये बनाया गया था सेक्शन, इसमें 266 सेक्शंस थे, जिसमें कि सेल्स और पार्टनरशिप भी हमने जोड़ दिया था, जो कि हमने लास्ट प्रीवियस हमारे रिवीजन क्लासेस में देखा. इसमें हमने जोड़ दिया था और बाद में हमने उसको क्या कर दिया, सेपरेट एक्ट कर दिया. बाद में हमने उसको क्या कर दिया, एक सेपरेट एक्ट कर दिया. अब बच्चों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लाया गया. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लाया गया रूल्स एंड रेगुलेशंस. किससे रिलेटेड? कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड. कहाँ एप्लीकेबल होगा? इंडिया में. ठीक है, ये सब तो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. और एग्रीमेंट का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. क्या हमने इसकी डेफिनेशन भी देखी है? यस, हमने इसकी डेफिनेशंस भी देखी है. और डेफिनेशन क्या कहती है? देखो बच्चों, अगर आम भाषा में बात करें तो एग्रीमेंट का मतलब होता है अगर किसी ने ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, तो वो बन जाता है एग्रीमेंट. लेकिन अगर उसी ऑफर एक्सेप्टेंस में सामने वाले ने की इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप और उसमें सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो हम ये कहते हैं कि हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन कम्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई, जिसमें लिखा गया है promise or set of promises forming consideration for each other, that is agreement. और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में लिखा गया है सेक्शन 2 क्लॉज एच, जिसमें लिखा गया है एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ. एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिबल बाय लॉ है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट: सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट एंड बिजनेस और कमर्शियल एग्रीमेंट. सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती और इसीलिए हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते. लेकिन बिजनेस और कमर्शियल एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें होती है. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है, एनफोर्सिबिलिटी होती है, और इसीलिए हम उसको कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे, दिस इज जनरल प्रिजम्पशन. क्या? कि सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन बिजनेस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है. इसीलिए हम कहते हैं कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है. क्योंकि देखो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑफर एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ पाओगे ना. तो हर एग्रीमेंट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एग्रीमेंट की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. अब हम बात करते हैं व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, या कह सकते हैं व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एनफोर्स द अग्रीमेंट. अग्रीमेंट को एनफोर्सिबिलिटी के लिए हमें किस किस पॉइंट की ज़रूरत है, या कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हमें किस किस पॉइंट की ज़रूरत है. तो सबसे पहला जो कि हमें ज़रूरत है वो है अग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. द पर्सन हु गिव्स ऑफर नोन एज ऑफरर, टू होम इट इज गिवन इज नोन एज ऑफरी. जो एक्सेप्ट करता है एक्सेप्टर. दूसरा पॉइंट, लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन होना चाहिए. बच्चों, अगर लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन नहीं है, जिसको हम एनफोर्सिबिलिटी भी कहते हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा. एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन होना चाहिए, जिसमें बहुत अच्छा केस है बाल्फर वर्सेस बाल्फर. तीसरा, कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ देना. बच्चों, बदले में कुछ देना होना चाहिए. दोनों पार्टीज मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न. कंसिडरेशन मिलना चाहिए.
जिसे हम कहते हैं क्विड प्रो क्यो, बिना कंसिडरेशन के बनाया है, न्यूडम पैक्टम, दैट इज बेयर प्रॉमिस। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है, देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, जरूरी नहीं एग्जैक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए, बिकॉज एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कंसेंट मस्ट बी फ्री, कंसेंट फ्री होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, कैपेसिटी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है द पर्सन मस्ट बी केपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, और केपेबिलिटी के लिए हमें 3 टेस्ट देखने, एज, साउंडनेस, डिस्क्वालिफिकेशन बाय लॉ। मेजर पर्सन कैन कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। Soundness, sound mind person can contract, unsound mind person cannot contract. He must not be disqualified by law. And who are disqualified by law? Insolvents, convicts and alien enemy. Insolvents whose liabilities exceed their assets. ठीक है, convicts who is prisoners, who is undergoing his imprisonment. And alien enemy, the citizen of other country whose country is at war with the Republic of India. That is alien enemy and they cannot enter into any contract. Next, consent. Consent must be required, which is of 2 types. First, mutual consent. Second is free consent. Mutual consent means consensus ad idem. That means person should agree upon the same thing in the same sense. Both parties should agree upon the same thing in the same sense. There must be meeting of minds, then only contract is valid. Free consent. Consent is not free when it is obtained by, when it is obtained by, when it is obtained by pressure or threaten, and there are 4 cases when we consider that consent is not free, and that is, first case, what is first case? First case is coercion, which means physical threat. Second is undue influence, which means moral pressure. Third is fraud, which means intentionally giving false information, and fourth is misrepresentation, which means innocently giving false information. Mistake is also a point which will be covered in consent topic, which will be revised in consent topic. Next, legality, that is the objective and the consideration of the contract must be lawful, legal, then only contract is valid. Then certainty. Certainty means surety. The contract must not be uncertain. It must be clear. It must be it must be like when you see the contract, you understand quickly the terms and conditions of the contract. So it must be certain and not uncertain. It must not be vague. It must not be vague. Next, possibility. Contract must be of possible nature and not impossible nature. Possible nature means anything which you can do, anything which you cannot do is not a valid contract. Next, compliances of necessary formalities. See, guys, compliances of necessary formalities means whenever you make a contract, in certain contracts, there are some conditions which is required to be fulfilled, like in writing, registration, stamping. These conditions are required to be fulfilled, like when you are selling immovable properties. So these conditions must be fulfilled, but not in every contract. Like when I am selling you a pen, it is not required to be in writing or registration formalities, but when you are selling a property, it is required. So compliances of necessary formalities is required in only in certain contracts, not in every contracts. All right. Next, last is contract must not be declared void. And what do you mean by void? What do you mean by void? Void means which is not valid, which has no legal existence, which is not enforceable by law. Which is not valid, which is not enforceable by law, and which has no legal existence. So if any of these conditions are not fulfilled, like these essential elements in contract, then it must be declared void and it is not a valid contract. Then it is a not valid contract. So bachcho, these are the essential elements of contract. Now let's move to what are the types of the contract. What are the types of the contract? First, on the basis of enforceability, valid contract, void agreement, void contract, unenforceable and illegal. So first is valid contract. Valid contract means an agreement that is enforceable by law and where all the essential elements are present. Where all the essential elements are present, that contract is valid contract. Void agreement, what do you mean by void? Which is not valid, which has no legal existence. Agreement means offer plus acceptance. So when you are making offer and acceptance, it is void from that time. कब से void है? जब से आपने offer acceptance किया है, तब से ही वो void है, तब से ही वो valid नहीं है, तब से उसकी कोई legal existence नहीं है. So when you are making an offer to a minor and he accepts it,
it is void agreement. It is void ab initio. It is void from very beginning. It is also known as void ab initio. And what is void contract? जब बनाया वैलिड था, लेटर आगे चलकर वो void बन गया. क्यों void बन गया? Due to supervening impossibilities. And what can be a supervening impossibilities? Like destruction of subject matter, death of the party. In case of death of the party, in case of personal skill, third, insolvency, fourth, change in law, fifth, declaration of war. These are the cases where contract becomes void due to supervening impossibility. These cases are considered as supervening impossibilities, and due to these cases the contract becomes void. Contract becomes void. It was valid at the time when it was made, but now it ceased to be valid. Now it is not valid. Its validity is finished. Now it becomes void. Next is voidable contract. Voidable contract means जहां पर कोर्ट मदद करती है सिर्फ एक पार्टी की, दूसरी पार्टी की मदद नहीं करेगी. सिर्फ किसकी मदद करेगी? एक पार्टी की करेगी, दूसरी पार्टी की मदद नहीं करती है. और वो एक पार्टी कौन है? अग्रीव्ड पार्टी. किसकी नहीं करती? डिफॉल्टिंग पार्टी. अग्रीव पार्टी कौन है? जिसका नुकसान हुआ है. डिफॉल्टिंग पार्टी कौन है? जिसने नुकसान किया है. एंड कॉन्ट्रैक्ट ओनली बिकम्स वॉइडेबल व्हेन consent is not free. And consent is not free in 4 cases: coercion, undue influence, fraud and misrepresentation. So in these 4 cases contract becomes voidable at the option of aggrieved party. So in valid contract दोनों पार्टी की मदद होगी, void में किसी की नहीं होगी, voidable में एक की होगी, एक की नहीं होगी. unenforceable का मतलब अच्छा खासा बनाया गया है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट वो क्या हो जाता है? void. ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट वो एनफोर्सेबल नहीं हो पाता. जैसे ही आप वो डिफेक्ट रिमूव कर दोगे आप उसको एनफोर्सेबल कर सकते हो. उसके बाद इलीगल, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, विच इज नॉट अलाउड बाय लॉ. तो अगर आपने ऐसा अग्रीमेंट कर भी लिया है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? void ab initio, plus it is also punishable. And all collateral transactions of illegal are void, but all collateral transactions of void are valid agreements. All right. There are 2 parties. They are on the basis of creation and formation. क्रिएशन एंड फॉर्मेशन में सबसे पहला हमारा क्या है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि वर्ड्स के थ्रू बनाया गया है. बोल के भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है. इम्प्लाइड का मतलब बिना किसी वर्ड्स के, हमारे बिहेवियर और एक्शन से. तीसरा क्वाजी, जो कि एक्सप्रेसली भी नहीं बना, इम्प्लाइडली भी नहीं बना, बल्कि लॉ हमारे बदले बनाता है और कहता है अगर तुमने किसी दूसरी पार्टी के लिए, मतलब दूसरी पार्टी से किसी भी तरीके का बेनिफिट लिया है, वो देना नहीं चाहता था, तुमने ले लिया है, तो उस बेनिफिट के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी. उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटेड, काम खत्म हो चुका, आपने भी गुड्स दे दिए, मैंने भी पेमेंट कर दी. एग्जीक्यूटेड काम अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ. यूनिलैटरल में ये होता है एक ने कर दिया, एक का करना बाकी है. बायलैटरल में दोनों का करना बाकी है. ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट वही कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अभी तक हमने पढ़ा. बट इन इंग्लैंड कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, कंसिडरेशन के बिना भी वैलिड हो जाता है. और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो नोन एज पेरोल कॉन्ट्रैक्ट. इसके बाद सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बाय फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, 2 पार्ट्स ऑन रिकॉर्ड, अंडर सील. ऑन रिकॉर्ड का मतलब जनरली विच इज पास इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में पास किया जाता है, जिसके 2 पार्ट्स है, जजमेंट एंड रेकग्निजेंस. जजमेंट का मतलब जो कोर्ट अपना डिसीजन सुनाता है, और रेकग्निजेंस का मतलब होता है जहां पर हम लिख के देते हैं आपको आना पड़ेगा और आपको डेट की पेमेंट करनी पड़ेगी. उसके बाद अंडर सील, बिना कंसिडरेशन के बनता है, कहीं कोई परेशानी नहीं, दोनों पार्टी लिखती है, साइन करती है एक फॉर्म में, सील लगाती है और एक दूसरे को बाउंड कर सकती है. नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, सो नॉट वैलिड इन इंडिया. इसके बाद बच्चों 2 राइट्स है, जनरल राइट्स है पार्टीज की, एक जस इन रेम और एक होता है जस इन पर्सोनेम. जस इन रेम का मतलब होता है कि किसी चीज के ऊपर राइट होना अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. आज मान लीजिए एक फोन है, वो मेरा है और उस फोन पे मेरी राइट है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. नो वन कैन डिस्टर्ब दिस राइट, नो वन कैन डिस्टर्ब दिस पोसेशन. जस्ट इन पर्सोनेम का मतलब होता है पर्सनल राइट. जब 2 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो वहां पर क्या होता है? पर्सनल राइट होता है बिटवीन दीज 2 पार्टीज. तो अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो वही 2 पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट केस कर सकती है, कोई तीसरी पार्टी बीच में अपनी नाक नहीं घुसाएगी. इसे हम कहते हैं जस्ट इन पर्सोनेम. ठीक है.
तो दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो हमारा बेसिक कॉन्ट्रैक्ट का था नेचर वो हमने किया. अब हम आते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में. तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर? ऑफर कम्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए, जिसमें क्या लिखा है, जब कोई एक पर्सन एक्सप्रेस करता है अपनी डिजायर्स किसी दूसरे पर्सन को कोई काम करने के लिए या कोई काम ना करने के लिए, ताकि वो सामने वाले से उसकी कंसेंट ले सके, ताकि वो सामने वाले से उसकी कंसेंट ले सके उसी बात पे. दैट इज ऑफर which is given under section 2 clause A. It means offer can be for positive acts as well as of negative acts. हम कोई काम को करने का भी ऑफर दे सकते हैं, कोई काम को ना करने का भी ऑफर दे सकते हैं, दोनों ही हो सकता है, लेकिन हमें कंसेंट चाहिए उसी बात पे. What are the एटलीस्ट 2 parties are required. मैं अपने आप को ऑफर नहीं दे सकती आज मैं ऐसा करूंगी और मैंने बोला हाँ मैं करूंगी, तो अपने आप को ऑफर नहीं दे सकते. एटलीस्ट 2 parties are required, one who is making an offer and other who is accepting it, so then it becomes a contract. What are the essential elements of offer? सबसे पहला क्या होना चाहिए? सबसे पहला तो बच्चों ये होना चाहिए कि जो हमारा ऑफर है ना उसमें इंटेंशन होना चाहिए एक्सेप्टेंस लेने का. अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप बनाने का. तीसरा सर्टेनिटी यानी कि श्योरिटी होनी चाहिए. चौथा कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि मैं जिसको ऑफर देना चाहती हूँ उस तक ऑफर की नॉलेज मिलनी चाहिए. और फिफ्थ, अगर आपने ऐसा कोई क्लॉज डाला बेटा अगर रूल को फॉलो नहीं किया हम उसको एक्सेप्टेंस मान लेंगे, तो सॉरी बॉस आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सामने वाला खुद से अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देता वो एक्सेप्टेंस कंसीडर नहीं की जाएगी. एंड एनी वे साइलेंस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्टेंस. मैंने कहा 10 दिन में जवाब नहीं दोगे तो मैं हाँ मान लूंगी. अरे ऐसे कैसे मान लोगे, हमने तो कुछ बोला ही नहीं. तो अगर आप कोई जवाब नहीं दे रहे तो मैं उसको हाँ नहीं मान सकती. तो अपने रूल मनवाओ, नहीं माना तो हाँ है हम ऐसा मानेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑफर? फर्स्ट, what are the types of offer? First, express offer. Second, implied offer. Express offer means words के थ्रू दिया गया. implied offer means बिना किसी words के, है ना, बस जा रही है वो ऑफर दे रही है, बैठ के आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो. तीसरा है स्पेसिफिक ऑफर. स्पेसिफिक ऑफर means which is given to a specific individual or a special group of person. Only such individual or such group of person can accept this offer, like to all CAs, to all doctors, to only A and B, to only these sisters. These are specific offers. What are general offers? General offer means which is given to a large, मतलब which is given to a public, at a large. Public को दिया गया, anyone can accept it, but to accept it, 2 conditions must be followed. First, the person who is accepting it must have knowledge of the offer, because knowledge is very important. Knowledge means communication. Without any communication, just we have discussed कि essential elements में communication is important. तो communication के लिए मतलब knowledge आया, तो जो भी accept कर रहा है knowledge होना चाहिए और ऑफर में दी गई कंडीशन पूरा करना पड़ेगा. याद करो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड या लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. लालमैन शुक्ला में क्या हुआ था, आपको ऑफर की नॉलेज नहीं थी, तो हमने आपने जो एक्सेप्ट किया था उसको हमने एक्सेप्टेंस नहीं माना था. इसके बाद नेक्स्ट क्रॉस ऑफर्स. क्रॉस ऑफर मीन्स मैं भी आपको ऑफर दे रही हूँ, आप भी मुझे ऑफर दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सेम ऑफर दे रहे हैं. तो जब बिल्कुल सेम और आइडेंटिकल ऑफर्स हो जाते हैं ना तो ऑफर हमारे लैप्स हो जाते हैं, हमारे ऑफर्स वैलिड नहीं होते. तो ड्यू टू इट्स नॉन एक्सेप्टेंस इट इज लैप्स्ड. मैं भी ऑफर दे रही हूँ, आप भी सेम है ना, 5 लाख में खरीदोगे 5 लाख में बेचोगे, सेम ऑफर हो गए, तो दोनों ही ऑफर दे रहे हैं ना. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक ऑफर देगा और दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, और इसीलिए ऑफर हमारा लैप्स हो जाता है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस. काउंटर ऑफर मीन्स मैं आपको ऑफर दे रही हूँ लेकिन आप उस पर अपनी टर्म्स और कंडीशंस लगा रहे हो, आप उसमें अपने चेंजेस कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा. क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था 2 क्लॉज ए में कि ऑफर को ना बच्चों उसी बात पे एक्सेप्टेंस चाहिए, और आपने तो चेंज कर दिया, मैंने 5 लाख बोला आपने 4 लाख बोला, तो काउंटर ऑफर भी हमारा लैप्स हो जाएगा. उसके बाद है स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर. स्टैंडिंग ओपन कंटिन्यूइंग ऑफर का मतलब है एक ऐसा ऑफर जो कि खुला हुआ है फॉर अ लिमिटेड और गिवन पीरियड ऑफ टाइम. एक्सेप्ट करना है तो उतने पीरियड ऑफ टाइम पे ही एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएगा. नेक्स्ट है बच्चों हमारा, क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? यस, ऑफर कैन बी कंडीशनल. ऑफर में हम कंडीशन लगा सकते हैं लेकिन एक्सेप्टेंस कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्टेंस में कंडीशन लगाई वो काउंटर ऑफर बन जाएगा, और काउंटर ऑफर बनते ही वो लैप्स हो जाएगा. तो हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि ऑफर कैन बी कंडीशनल, लेकिन कंडीशन लगाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा व्हाइल मेकिंग एन ऑफर और बिफोर एक्सेप्टेंस. व्हाइल मेकिंग एन ऑफर और बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कंडीशन लगाना पड़ेगा. और अगर आपने डॉक्यूमेंट किया है
तो वो भी डिलीवर करने पड़ेंगे बिफोर एक्सेप्टेंस और व्हाइल मेकिंग एन ऑफर। अगर बाद में किसी ने आपने उसको डिलीवर किए या आपने बाद में बताया तो ऑफर उसके लिए बाउंड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट किया है और अगर आपने एक होता है फेस, एक होता है बैक, तो अगर आपने बैक पे कंडीशन लिखी तो नहीं चलेगा, बैक पे लिखी ना तो यू मस्ट गिव सम इंडिकेशन अबाउट द कंडीशन इन द फ्रंट कि मैंने कोई कंडीशन लगाई, चेक कर लो, ठीक है। कंडीशन क्लियर लैंग्वेज में होनी चाहिए, यानी क्लियर वर्ड्स में होनी चाहिए। अदर लैंग्वेज में है, आपको समझ नहीं आ रहा, सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ऑफरी कि वो पूछे कि इस कंडीशन का मतलब क्या है, कि इस कंडीशन का मतलब क्या है। तो और जो भी आप कंडीशन लगाओगे वो रीजनेबल होनी चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज अबाउट स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस इन द ऑफर। नाउ बच्चों, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम टू थिंग्स, वन इज डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन एंड सेकंड इज इन्विटेशन टू ऑफर। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन का मतलब है कि मैं आपको अपने इरादे बता रही हूं कि कल को मैं क्या कर सकती हूं। तो इरादे बताना, इंटेंशंस डिक्लेयर करना इज नॉट मेकिंग एन ऑफर, सो यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट। एंड सेकंड इज इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर मीन्स व्हेन यू आर इनवाइटिंग समवन टू मेक एन ऑफर। मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, आप आइए, मुझे ऑफर दीजिए, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसकी एक्सेप्टेंस दूंगी। दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। अब यहाँ पर जब आप मुझे ऑफर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगी। जैसे कि प्रोस्पेक्टस हो गया, है ना, जैसे कि डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप विद प्राइस टैग हो गया, दिस आर इन्विटेशन टू ऑफर। गवर्नमेंट बोलती है कंपनीज को, आइए हमें ऑफर दीजिए, यानी कि आपके टेंडर्स क्या है। तो टेंडर इज एन ऑफर विच इज ऑफ टू टाइप्स, स्पेसिफिक एंड स्टैंडिंग। स्पेसिफिक मीन्स वेयर देयर इज फिक्स्ड क्वांटिटी, वेयर देयर इज फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड स्टैंडिंग मीन्स आपको फिक्स का टेंडर नहीं देना है, आपको ऑफरी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपना टेंडर देना है, लेकिन जितनी बार आप देंगे उतनी बार आपको, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए आपको अलग लॉट, मतलब हर लॉट में ना आपको अलग एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ेगी। स्पेसिफिक में तो फिक्स है, स्टैंडिंग में ऑफरी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोगे और हर लॉट में अलग एक्सेप्टेंस आपको लेनी पड़ेगी। दैट इज स्पेसिफिक एंड स्टैंडिंग। सो इन्विटेशन टू ऑफर में ना देयर इज ओनली इनिशियल, मतलब इनिशियल बिगिनिंग टू मेक एन, हमने क्या किया, अभी इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट किया है। ऑफर में क्या होता है, फाइनल विलिंगनेस है, ये है तो है, नहीं तो नहीं। देखो इन्विटेशन टू ऑफर में हम नेगोशिएशन कर सकते हैं ना, कि डिस्प्ले ऑफ गुड्स किया 2000 का, हमने बोला अंकल 1000 रुपये में दे दो, लेकिन ऑफर में आप किसी भी तरीके का नेगोशिएशन नहीं कर सकते। इन्विटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट होगा, इट लीड्स टूवर्ड्स ऑफर, और ऑफर एक्सेप्ट होगा तो इट लीड्स टूवर्ड्स एक्सेप्टेंस एंड देन इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हमारा ऑफर कब कब लैप्स हो जाएगा बच्चों, हमारा ऑफर कब कब लैप्स हो जाता है, हमारा ऑफर लैप्स हो जाता है एक तो क्रॉस ऑफर में, दूसरा काउंटर ऑफर में, तीसरा और चौथा टाइम और मोड में। दिया है तो फॉलो करो, नहीं दिया है तो रीजनेबल फॉलो करो, नहीं किया तो ऑफर हमारा क्या हो जाएगा, लैप्स। लेकिन अगर इसमें ऑफर कोई दिक्कत नहीं है, अगर फॉलो नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, यानी कि इफ ही रिमेन साइलेंट, वो कहता है ठीक है यार चलो ना मिल तो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड बन जाता है, ठीक है। अगर किसी भी पार्टी की डेथ हो जाए या वो मतलब पागल हो जाए, कब, एक्सेप्टेंस से पहले, तब भी हमारा ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। या फिर किसी भी पार्टी ने मतलब जैसे हमने ऑफर दिया, हमने बोला पहले कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी और आपने वो कंडीशन पूरी नहीं की, तो भी हमारा ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कंडीशन। रिजेक्शन बाय ऑफर, मैंने आपको ऑफर दिया और आपने उसको क्या कर लिया, रिजेक्ट कर दिया, तो ऑफर लैप्स हो गया। या मैंने आपको ऑफर दिया, आपके एक्सेप्ट करने से पहले मैंने उसको रेवोकेट कर लिया, यानी कि वापस ले लिया, तो भी वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। या फिर लॉ नहीं चेंजेस कर दिए, मैंने जो आपको ऑफर दिया था अल्कोहल का, अल्कोहल अब बैन हो चुका है, अब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे भी हमारा ऑफर लैप्स हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट लैप्स ऑफ एन ऑफर। इसके बाद एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कम्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी, एंड एक्सेप्टेंस में लिखा गया है when the person to whom offer is made signifies his assent thereto, जिसको ऑफर दिया गया है जब वो अपनी असेंट देता है उसी बात पे, उसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस, जिसके 4 टाइप्स हैं, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, स्पेसिफिक, जनरल। एक्सप्रेस का मतलब वर्ड्स के थ्रू, इम्प्लाइड का मतलब बिना किसी वर्ड्स के, स्पेसिफिक का मतलब जिसको दिया गया है वही एक्सेप्ट करेगा, और स्टैंडिंग का और जनरल का मतलब कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस के लिए उसको नॉलेज होनी चाहिए और जो कंडीशन दी गई है वो पूरा करेगा,
क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, टाइम मोड दिया है तो फॉलो करो, एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों तरीके से हो सकता है, साइलेंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल नहीं हो सकता, हमेशा ऑफर पहले होगा फिर एक्सेप्टेंस होगी, कम्युनिकेशन करोगे उस पर्सन को जिसको आप एक्सेप्टेंस देना चाहते हो तब तक एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जाएगा। ये जो कम्युनिकेशन वाला पॉइंट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बच्चों कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का मीन्स ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जिस पर्सन को हम देना चाहते हैं उस पर्सन तक जब ऑफर की नॉलेज मिल जाएगी तब हमारा ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, ऑफर बोलेगा जिस दिन तुमने लेटर पोस्ट कर दिया, और ऑफरी बोलेगा जिस दिन तुमको लेटर की नॉलेज मिल जाएगी तब होगा। हम इसका रेवोकेशन कर सकते हैं ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों का। अगर आप ऑफर का रेवोकेशन करना चाहते हैं तो वो होगा एक्सेप्टेंस से पहले, और ऑफर के पार्ट में एक्सेप्टेंस कब होती है, जब वो लेटर पोस्ट कर रहा है तो लेटर पोस्ट करने से पहले आपको उसका रेवोकेशन डालना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस का रेवोकेशन तब होगा जब ऑफरी के पार्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट होती है उससे पहले, और ऑफरी के पार्ट में एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, जब ऑफरर को मिल जाएगी नॉलेज तो उससे पहले उसको रेवोकेशन डालना पड़ेगा। कभी अगर दोनों लेटर साथ में पहुंचा एक्सेप्टेंस का भी और रेवोकेशन का भी, तो जो भी वो पहले पढ़ेगा वो वैलिड माना जाएगा। और इसके बाद क्या बच्चों हम टेलीफोन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम टेलीफोन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर आप टेलीफोन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दिस इज इंस्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग, इसमें हम काउंटर ऑफर्स भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें रेवोकेशन नहीं कर पाएंगे। और एट लास्ट जब आप फोन रखते हैं तो दोनों पार्टीज मस्ट श्योर कि दोनों ने दोनों बातें अच्छे से सुनी है, समझी है, और उसके बाद उन्होंने फोन रखा है। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन। इसके बाद हम बच्चों अब आएंगे कंसीडरेशन में। कंसीडरेशन का भी अभी मैंने आपको मतलब बताया। कंसीडरेशन का मतलब होता है कि something in return, both parties must get something in return, both parties must get consideration, कुछ बदले में मिलना चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्विड प्रो क्यो, बिना कंसिडरेशन के अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो वो क्या होगा, न्यूडम पैक्टम, यानी कि बेयर प्रॉमिस, तब वो वैलिड नहीं होगा। सो देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। 2 क्लॉज डी में क्या लिखा है, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained, does or abstains or promises to do or abstain from doing anything, such act, abstinence or promises called consideration, which means अगर किसी पार्टी ने, मतलब कि अगर प्रोमिजर की डिजायर पे प्रोमिजी ने कोई काम कर दिया या नहीं किया, करता है या नहीं करता, या प्रॉमिस करता है कि करेगा या नहीं करेगा, इन्हीं सब एक्ट को, एब्सटीनेंस को, प्रॉमिस को हम कहते हैं कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन कैन बी एनीथिंग, कोई एक्ट, एब्सटीनेंस, कोई प्रॉमिस, इंटरेस्ट, राइट, बेनिफिट्स, यानी कि प्रॉफिट, लॉस, फोरबियरेंस, एनीथिंग कैन बी अ कंसिडरेशन। जरूरी नहीं मनी कैन ओनली बी अ कंसिडरेशन, anything can be a consideration. कुछ भी कंसिडरेशन हो सकता है। इसके बाद व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, इससे हमें और डिटेल में समझ आएगा। एसेंशियल एलिमेंट्स ये है कि सबसे पहले तो कंसिडरेशन प्रोमिसर के डिजायर पे होना चाहिए। अगर प्रोमिसर की डिजायर नहीं है तो कंसिडरेशन नहीं हो सकता। देयर मस्ट बी अ डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। दूसरा, प्रोमिसी या कोई भी दूसरा पर्सन क्या कर सकता है, कंसिडरेशन प्रोवाइड कर सकता है। प्रोमिसी भी कर सकता है या कोई दूसरा पर्सन भी कर सकता है। यानी कि चिनाया वर्सेस रमाया वाला केस याद करो, जहाँ पर आपने, मान लीजिए सपोज आपने कार खरीदी, पैसे आपके भाई ने दिए, चलेगा। तीसरा, कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों हो सकता है, बट इंग्लैंड में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन मीन्स मान लीजिए आपने सर्विस पहले ले ली, लेकिन आपने कोई प्रॉमिस पहले ले लिया, लेकिन आप अपने बदले का बाद में कर रहे हैं, उसके बदले का जो आपने पहले रिसीव किया। फ्यूचर में आज किया, फ्यूचर प्रेजेंट में आज की आज हम दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, तो जब हम दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं तो एक साथ कर रहे हैं, प्रेजेंटली हैं, एग्जीक्यूटेड है, काम खत्म हो गया। फ्यूचर में दोनों ने डिसाइड किया कल को फ्यूचर डेट में करेंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटरी। एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कंसेंट मस्ट बी फ्री। कंसेंट क्या होनी चाहिए हमारी, फ्री होनी चाहिए। कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, लीगल नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए, यानी कि पॉसिबल होना चाहिए, इलिजिबल या इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। और आप उस चीज़ के लिए कंसिडरेशन डिमांड नहीं कर सकते जो आपकी ऑलरेडी ड्यूटी है काम करने की, आप उसके लिए कंसिडरेशन डिमांड नहीं करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल ठीक बात है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इट इज वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही वॉइड है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन, दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। एंड फर्स्ट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर किसी दो पार्टीज के बीच में लव और अफेक्शन है और उन्होंने राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, स्टैंपिंग, सिग्नेचर वाली फॉर्मेलिटीज की है तो बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। बट इट इज नॉट नेसेसरी इफ देयर इज लव एंड अफेक्शन, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, एंड इफ देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप दैट देयर इज पॉसिबिलिटी दैट देयर इज लव एंड अफेक्शन, सो देयर मस्ट बी अ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाया हुआ नहीं, झगड़े के बाद बनाया है ना, तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं। भाई बहन में झगड़ा हो गया, अब बोला चलते को कार दे रहा हूँ ऐसी ही, तो बाद में मना कर सकता है, कंसिडरेशन नहीं, अब झगड़ा हो गया ना, अब थोड़ी नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। So there must be natural love and affection between two parties and formalities must be completed. Second, compensation for past voluntary services. अगर promiser ने promisee ने promiser के लिए अपनी मर्जी से voluntarily कुछ किया है और आगे चलकर promiser इसी सर्विस के लिए उसको कुछ देना चाहता है, then it is valid promise. Even oral promise is valid promise. ठीक है। तीसरा है हमारा गिफ्ट, या चलो पहले ले लो टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट का मतलब अगर क्रेडिटर को डेटर से पैसे रिकवर करने हैं, देन इट मस्ट बी रिकवर्ड विद इन 3 years फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द क्रेडिट पीरियड। नहीं किया, डेट बिकम्स टाइम बार्ड। लेकिन अगर आगे चलकर डेटर या उसका एजेंट क्रेडिटर को ये प्रॉमिस करते हैं हम आपको टाइम बार्ड डेट की पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो प्रॉमिस वैलिड है। गिफ्ट, चैरिटी, डोनेशन, ये सब के लिए आपको कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से करते हो। इवन दिस इज वैलिड प्रॉमिस इवन विदाउट कंसिडरेशन। Bailment means when bailer transfers the possession of goods to bailee for some purpose, and when the purpose is over, bailee has to return the possession of goods because only possession is transferred and not ownership, and this is valid. मैंने आपको कार दी यूज करने के लिए, अब आपको कार वापस करनी पड़ेगी, भले आप मुझे बदले में कुछ नहीं दे रहे। अब आप रख नहीं सकते कि मुझे तो ओनरशिप मिल गई, आपको सिर्फ क्या मिला है, गुड्स का पोजेशन मिला है। आपको सिर्फ क्या मिला है, गुड्स का पोजेशन मिला है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है कंसिडरेशन का, प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो बच्चों, जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, सो देयर मस्ट बी सम प्राइवेसी बिटवीन दीज टू पार्टीज, अब कल को कोई स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, बीच में कोई तीसरी पार्टी आके बीच में नाक नहीं घुसा सकती। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन वेयर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। फर्स्ट, फैमिली सेटलमेंट्स, इफ देयर सम फैमिली सेटलमेंट तो उसके भी फैमिली मेंबर केस कर सकते हैं। सेम चीजें एप्लीकेबल्स टू फीमेल। असाइनमेंट, जब आप असाइनमेंट मीन्स व्हेन असाइनर ट्रांसफर्स हिज राइट टू असाइनी, तो जब असाइनर ने असाइनी को राइट ट्रांसफर किया और असाइनी को राइट नहीं मिलता, भले वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो केस कर सकता है। तीसरा, बेनिफिशियरी मीन्स द पर्सन हु टेक्स बेनिफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, भले वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, अगर उसको बेनिफिट मिलना बंद हो जाए, वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो केस कर सकता है। लैंड मीन्स कोविनेंट्स ऑफ लैंड, टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच विद लैंड। अगर आज मैंने कोई टर्म्स और कंडीशंस लैंड के साथ अटैच की है तो आगे भी सब्सिक्वेंट ओनर्स को मानना पड़ेगा, अगर आगे वाले नहीं माने तो प्रीवियस ओनर उसके लिए केस कर सकता है। ठीक है। इसके बाद स्टॉपेज टू एक्नॉलेजमेंट मीन्स, मतलब अगर आपने कोई प्रूफ दिया एक्नॉलेज की कोई चीज और कल को आप उस चीज से मना करते हैं, यानी कि यू आर डिनाइंग द फैक्ट बट यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट और रिप्रेजेंटेशन जो कि आपने दिया है, तो अगर आप कल को ऐसा करते हैं तो मैं आप पे केस कर सकती हूँ, भले मैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हूँ। इसके बाद एजेंसी मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो जब बच्चों एजेंट गुड्स बेचता है तो प्रिंसिपल का बेचता है, एजेंट बेच रहा है ना, कस्टमर को बेच रहा है ना, लेकिन अगर कल को कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा, प्रिंसिपल उस पे केस कर सकता है। दिस इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट वेयर ही कैन सू, एंड दीज आर 7 exceptions. Total there are 21 points. Essential elements, stranger, no consideration, no contract exception. And next किसका? Next है हमारा stranger to contract कब केस कर सकता है। वैसे तो नहीं कर सकता, ये जनरल रूल है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि कब कर पाएगा। So this is all about consideration. Now let's come to capacity to contract. अभी हमने पढ़ा था ना कैपेसिटी के बारे में, सेक्शन 10 में रिवाइज किया हमने कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है
तो जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सबसे पहले तो वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो केपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पहला एज, एज का मतलब मेजर पर्सन कर सकता है, माइनर नहीं। साउंडनेस में साउंड माइंड पर्सन कर सकता है, अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं कर सकता। डिसक्वालीफाइड बाय लॉ में जो पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय मतलब जो डिसक्वालीफाइड बाय लॉ वो नहीं कर सकते, जैसे कि इंसॉल्वेंस, कॉन्विक्स और इलियनी में। सबसे पहले हम आते हैं मेजर वाले पॉइंट में। तो बच्चों मेजर वाला पॉइंट सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले तो कौन मेजर है कौन माइनर, ये हमने डिसाइड किया कि 18 ईयर्स के तो अब मेजर है, 18 से कम है तो अब माइनर है। लेकिन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में एक्सेप्शन दिया है कि पर्सन की मेजॉरिटी 21 ईयर्स में आती है। दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है कि उस पर्सन का कोई नहीं है और उसके लिए गार्डियन कोर्ट ने अपॉइंट किया है एज पर गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, और दूसरा कोर्ट ने खुद ने उनकी जिम्मेदारी ले ली। तो ऐसे में पर्सन बिकम्स मेजर व्हेन ही इज एट द एज ऑफ व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ 21 ईयर्स। इसके बाद what if we make an agreement with minor, what are the rules of minor, rules क्या क्या है। तो पहला रूल तो यही है कि any agreement with minor is void ab initio, मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, याद करो। void ab initio है, बेनिफिट भी नहीं ले सकते उससे अगर उसको कुछ मिल भी गया है तो, है ना। लेकिन अगर उसने फ्रॉड्यूलेंट रिप्रेजेंट किया है कि मैं मेजर हूँ मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तब भी वो void ab initio इन कोर्ट कोशिश करेगा कि आपको बेनिफिट दिलवा दे। तो ये जो स्टॉपल वाला रूल है कि आप मना नहीं कर सकते, कल को आपने कुछ रिप्रेजेंट किया है तो माइनर तो ये कर सकता है, क्योंकि माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, मैं माइनर हूँ मुझे छोड़ दो मैंने झूठ बोला था। तो यहाँ पर कोर्ट कोशिश करेगा अगर माइनर से उसको कुछ मिल जाता है तो। अगर माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, आप सोच रहे हो आगे चलकर आप उसको रेटिफाई करा दोगे, तो सॉरी आप उसको रेटिफाई नहीं करा सकते, यानी कि आप उसको वैलिड नहीं कर सकते, क्योंकि अग्रीमेंट विद माइनर्स वॉइड ab initio स्टार्टिंग से ही वॉइड है, आगे चल के वो वैलिड नहीं होगा। माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता। मेजर और माइनर अगर दोनों ने मिल के कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ओनली मेजर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, माइनर पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। लेकिन माइनर सिविल और क्रिमिनल टॉर्ट के लिए लाइबल है। टॉर्ट का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट। तो अगर माइनर ने किसी भी तरीके का गलत काम किया तो उसके लिए उसकी लाइबिलिटी होती है। कम ज़्यादा वो डिसाइड करते हैं बाद में, लेकिन उसके लिए उसकी लाइबिलिटी होती है। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता पार्टनरशिप फर्म में, ओनली फॉर बेनिफिट्स बन सकता है। शेयर होल्डर नहीं बन सकता कंपनी में, तब बनेगा अगर गार्डियन ने उसके बिहाफ में लिया है, वो भी फुल्ली पेड अप शेयर उसके नाम पे ट्रांसफर हुए, तब हो सकता है। एम्प्लॉय नहीं बन सकता, ट्रेनी बन सकता है, लेकिन ओनली आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है, जिसको हम अप्रेंटिस भी बोलते हैं। गारंटर नहीं बन सकता, प्रिंसिपल नहीं बन सकता, एजेंट बन सकता है बट विद नो लाइबिलिटीज, कोई लाइबिलिटी उस पर नहीं आएगी। इसके बाद ये जो हमारा माइनर है, अगर किसी ने उसने कोई काम किया तो उसके लिए उसके गार्डियन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। गार्डियन कब रिस्पॉन्सिबल होंगे? व्हेन माइनर इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ देयर गार्डियन, ठीक है। और गार्डियन के पास ये अथॉरिटी है, उसके जो ऑथोराइज गार्डियन है कि वो माइनर बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट वो ऑथोराइज गार्डियन होने चाहिए और ओनली फॉर द बेनिफिट्स ही उसके लिए बना सकते हैं। अगर ओनली फॉर द बेनिफिट्स उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, इसका मतलब एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर वो तो वैलिड हो गया। एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, तब वो क्या हो गया हमारा? वैलिड हो गया। तो एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर इज वैलिड, दिस इज एक्सेप्शन। एंड सेकंड, इफ एनी नेसेसरीज यानी कि फूड, क्लोथ, शेल्टर, मेडिसिन, एजुकेशन, इस टाइप की चीज़ें जो कि इसकी ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसकी नेसेसिटी थी, अगर आपने ऐसा कुछ प्रोवाइड किया है उसको या उसके डिपेंडेंट को, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि लेकिन वो माइनर है। तो माइनर्स पर्सनली लाइबल नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी उसकी स्टेट लाइबल मानी जाएगी, और इसको लेने के लिए हम माइनर से कोई लेबर एक्सचेंज नहीं करवा सकते। So these are the rules for minor and these are the exception where contract is valid even when there is a minor. फिर हम आते हैं साउंडनेस के पॉइंट पे। Sound mind person can contract, unsound mind person cannot contract, and there are 3 categories. What are the categories? First, lunatic. Second, idiot. Third, drunken or intoxicated person. See, first is lunatic. Lunatic means who is not of unsound mind from the very beginning, but becomes of unsound mind due to some derangement of mind. कुछ डिप्रेशन आया है, कुछ ऐसी सिचुएशन आई है जिसके कारण से वो अनसाउंड माइंड का बन जाता है। और अगर ऐसा होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हमेशा साउंड माइंड का है, कभी कभी अनसाउंड का हो गया, या हमेशा अनसाउंड माइंड का कभी कभी साउंड माइंड का हो जाता है। इन बोथ दीज केसेस ही कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, तभी वो वैलिड होगा, वरना वॉइड ab initio हो जाएगा। दूसरा, इडियट्स. इडियट्स कैन ऑलवेज बी, इडियट्स आर ऑलवेज अ इडियट, सो इडियट्स कैन नेवर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. एनी कॉन्ट्रैक्ट विद इडियट्स विल ऑलवेज बी वॉइड ab initio. एंड थर्ड,
drunken and intoxicated person who is usually of sound mind, but due to some intake of or intoxication of alcohol or drugs, he becomes of unsound mind. So when he is at this position or mental state कि उस टाइम पे उसको चढ़ रखी है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि चलो ठीक है, अब इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. अगर कल को कोई कोर्ट में केस चला भी जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे आता है हु वांट्स टू प्रूव द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को प्रूव करना चाहता है, ठीक है, उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा. सेम एक्सेप्शन है, इसमें भी अगर वैलिड करना है तो एक तो उसके बेनिफिट्स के लिए बनाए हैं, और दूसरा अगर किसी तरीके की नेसेसरी सप्लाई की है उसको या उसके डिपेंडेंट को, ऐसे केसेस में हम क्या बोलेंगे कि भाई ऐसे केसेस में उसकी स्टेट लाइबल है, उसकी प्रॉपर्टी लाइबल मानी जाएगी. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट वाला पॉइंट, disqualified by law. Insolvent, convicts, alien enemy. Insolvents can never make a contract, cannot sue, cannot be sued. कोर्ट उनके बिहाफ में ऑफिशियल असाइनर अपॉइंट करता है, वही उनके बिहाफ में सारी डीलिंग करेगा. दूसरा कॉन्विक्स का मतलब प्रिजनर, कैदी, जो कि जेल के अंदर बंद है. तो जो कि जेल के अंदर बंद है तो क्या होगा, अरे जेल के अंदर बंद हो तो जेल के अंदर बंद हो, कोई कांड किया तब बंद हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देंगे, ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट नहीं करने देंगे, बिफोर आफ्टर या पैरोल पीरियड में कर सकते हो. पैरोल मतलब बेल पे है, छूट रखा है, उस टाइम पे आप कर सकते हो. एलियन एनिमी, बिफोर वॉर तो एलियन नहीं हो, बिफोर वॉर कर सकते हो, आफ्टर वॉर कर सकते हो, ड्यूरिंग वॉर नहीं कर सकते. बिफोर वॉर किया फिर वॉर हो जाए तो दो बातें देखनी पड़ेगी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है या नहीं है. अगर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो वॉइड कर देंगे, ठीक है, डिसॉल्व कर देंगे, नहीं है तो सस्पेंड कर देंगे तब तक के लिए जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाए, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरेशंस कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, बट ओनली आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक्ट फॉलो करना पड़ेगा. आपका जितना एक्ट कहता है उतना ही बना सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉरेन सोवरेन्स एंड एम्बेसडर्स. फॉरेन सोवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, किंग एंड क्वीन और जो एम्बेसी के लोग होते हैं या जो ऑफिसर्स होते हैं हु लिव्स इन आवर कंट्री बट एक्चुअली ही इज़ द सिटीजन ऑफ अदर कंट्री एंड रिप्रेजेंटिंग हिज ओन कंट्री, ऐसे में वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उन पर केस नहीं कर सकते अनलेस वो अपने आप को खुद कोर्ट के हवाले ना कर दें. और अगर आप करना चाहते भी हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से. एक्स किंग और क्वीन को एडवांटेज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई किंग और क्वीन है ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है उसको मिलेगा एडवांटेज. अगर इन्होंने किसी एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हम उस एजेंट पे केस कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर केस नहीं कर सकते. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट हमारा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज कंसेंट. ये कंसेंट टॉपिक करेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे ताकि आपको भी थोड़ा आराम मिले. कंसेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंसेंट? कंसेंट मीन्स एक्सेप्टेंस लेना. कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए कंसेंट यानी कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. 2 तरीके की कंसेंट होती है, एक होता है म्यूचुअल कंसेंट और एक होती है फ्री कंसेंट. म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है कॉन्सेंसस एड इडम, यानी कि पर्सन शुड अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. फ्री कंसेंट का मतलब जब प्रेशर से या थ्रेटन से आपने कंसेंट ली है. 4 ऐसे केसेस हैं जहां पर कंसेंट फ्री नहीं मानते हम, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन. तो कोर्शन का मतलब क्या है बच्चों? फिजिकल थ्रेट. अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब मॉरल प्रेशर. फ्रॉड का मतलब इंटेंशनली गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन. मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब इनोसेंटली गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन. तो सबसे पहले आते हैं हम कोर्शन में. कोर्शन का मतलब क्या है? सेक्शन नंबर 10 एसेंशियल एलिमेंट्स है हमारा. 11 3 टेस्ट है कैपेसिटी के, 12 साउंडनेस है, 13 म्यूचुअल कंसेंट है, 14 फ्री कंसेंट है, 15 क्वेश्चन है, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस है, 17 फ्रॉड है, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन है, 19 इनके इफेक्ट्स और 20 हमारा मिस्टेक है. अब आते हैं हम क्वेश्चन में 15 पे. क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन का मतलब होता है फिजिकल थ्रेट. लेकिन और क्या क्या बातें लिखी गई है क्वेश्चन के सेक्शंस के अंदर? इसमें लिखा गया है वो सारे काम जो हमने कर दिए या डराए हैं, जो कि हम कर देंगे, जो कि दिए गए हैं आईपीसी में, दैट इज इंडियन पिनल कोड में. इंडियन पिनल कोड में दिया गया लिस्ट ऑफ क्राइम्स और उनकी पनिशमेंट. तो अगर आपने ऐसा कोई काम कर दिया, डराया है कि कर देंगे, तो वो क्वेश्चन है जो कि गलत है, जो उसमें हम मानेंगे कंसेंट फ्री नहीं है. एंड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी. जिसको हमने डराया धमकाया, जिसका नुकसान हुआ है और उसने आपके डराने धमकाने पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. दूसरा, अगर आपने गैर कानूनी तरीके से अगर किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर लिया, डराया है कि कर लेंगे, तो वो भी क्वेश्चन है. सुसाइड कर लिया, डराया कर लेंगे, वो भी क्वेश्चन है.
गलत इल्जाम पे केस किया या डराया है कर लेंगे तो वो भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का रोल हो भी सकता है, वो अप्लाई कर भी सकता है और उस पर अप्लाई हो भी सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ जाता है? अग्री पार्टी पे। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ जाता है? अग्री पार्टी पे, कि भाई तुम ऐसा प्रूफ करो कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ कम्स अंडर अग्रीव्ड पार्टी। यही चीज इंग्लैंड में होती है ड्यूरेस, और ड्यूरेस क्वेश्चन एक ही है हमारा, क्वेश्चन ड्यूरेस हमारा एक ही होता है। ड्यूरेस और क्वेश्चन में सिर्फ दो बातों का फर्क है, एक तो वहां पर प्रॉपर्टी टेंशन वाली बातें नहीं है, और दूसरा जो हमारा एजेंट है, दूसरा जो हमारा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई काम कर देता है तो हम उसको उसका एजेंट मान लेते हैं, हम उसको स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हम उसको क्या मान लेते हैं? उसका एजेंट मान लेते हैं। सो देयर आर टू डिफरेंसेस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अंडू इन्फ्लुएंस। अंडू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मॉरल प्रेशर क्रिएट करना। यहाँ पर क्या होता है, देयर मस्ट बी सम, जब कोई एक तो रिलेशनशिप होना चाहिए दो पार्टीज के बीच में, और जब सुपीरियर पोजीशन की पार्टी इंफीरियर पोजीशन की पार्टी के विल को डोमिनेट करती है, सो टू टेक अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम दैट अदर पार्टी। अब क्या होता है यहाँ पर कि जो रिलेशनशिप्स कैसे कैसे हो सकते हैं, अपेरेंट अथॉरिटी, साफ साफ दिखने वाला पावर। अपेरेंट अथॉरिटी के अलावा क्या हो सकता है, मतलब कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, यानी कि ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का, या अगर किसी की मेंटल इलनेस है तो भी आप उसको इन जनरली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर कोई ऐसे केसेस होते हैं ना, जैसे कि पेरेंट और चाइल्ड है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर है, आपका दोस्त है बीमार था, ऐसे केसेस में हम क्या मानते हैं कि अंडू इन्फ्लुएंस हुआ ही होगा, कोर्ट भी मान लेता है अंडू इन्फ्लुएंस हुआ होगा। तो कल को अगर ये मैटर जाता भी है ना, तो बर्डन ऑफ प्रूफ डिफॉल्टिंग पार्टी पे चला जाता है कि तुम प्रूव करो कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हम मानते हैं ऐसा हो सकता है, क्योंकि यू आर एट द सुपीरियर पोजीशन, अदर पार्टीज एट द इंफीरियर पोजीशन। ऐसा जरूरी नहीं हुआ ही होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ लेकिन डिफॉल्टिंग पार्टी पे आ जाएगा। बट देयर आर सम केसेस जहाँ पे कोर्ट मान के नहीं चलता कि अंडू इन्फ्लुएंस हुआ होगा, हस्बैंड एंड वाइफ में, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट में, या फिर डेटर एंड क्रेडिटर पे। तो यहाँ पर क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ एग्री पार्टी पे चला जाता है कि तुम प्रूफ करो ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन हस्बैंड वाइफ में एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है पर्दा नशीन विमेन। पर्दा नशीन वुमेन कम्स अंडर प्रिजम्पशन वाला केस, क्योंकि हम जनरली मानते हैं ये बहुत सेक्युलर होती है, किसी से बातचीत नहीं करती। तो अगर ऐसा इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कह रही है हमारे साथ अंडू इन्फ्लुएंस हुआ है, हमें मॉरल प्रेशराइज किया गया था, तो हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा, और इसीलिए बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे चला जाता है? अग्रीव्ड पार्टी, डिफॉल्टिंग पार्टी के ऊपर, क्योंकि वहां पर वो एक्सेप्शन में आ गए हैं। यहाँ भी सेम केस ये इफेक्ट क्या, अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या है? जानबूझकर इंटेंशनली फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना। जानबूझकर इंटेंशनली, अगर पार्टी ने या उसके एजेंट ने या दोनों ने मिलकर किसी दूसरी पार्टी एजेंट को जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन दी, जानबूझकर ऐसी कोई बातें छुपाई जिससे कि सामने वाले का डिसीजन अफेक्ट करता हो, या फिर ऐसा कोई प्रॉमिस करना जिसमें आपका कोई इंटेंशन नहीं उसको परफॉर्म करने का, या अगर कोई अदर एक्ट्स में फ्रॉड दिया तो हमारे एक्ट में भी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी वो फ्रॉड माना जाएगा। क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है फ्रॉड के? पार्टी भी कर सकता है, एजेंट भी कर सकता है। इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग से ही फॉल्स हो सकती है, या हो सकता है पहले ट्रूथ है और आगे चलकर फॉल्स बन गई। तो अगर ऐसा होता है तो आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नहीं किया तो वो फ्रॉड माना जाएगा। तीसरा, मियर ओपिनियन। जनरली ओपिनियन देना फ्रॉड नहीं होता। मैंने कहा हाँ हो सकता है वहाँ पर अच्छा प्लॉट है लेकिन वो अच्छा नहीं निकला, तो ऐसा नहीं मैंने आपके साथ फ्रॉड किया, मैंने आपको जनरली अपनी ओपिनियन दी। चौथा, अगर आपको फ्रॉड का केस करना है तो आपको एक्चुअल में धोखा मिलना चाहिए। मैं आपको धोखा देना चाह रही हूँ, लेकिन मान लो आपने उस इन्फॉर्मेशन पे एक्ट ही नहीं किया, कंसेंट ही नहीं दी, तो आपको किसी तरीके का धोखा नहीं हुआ है। सो द पर्सन मस्ट बी एक्चुअली डिसीव्ड। इसके बाद साइलेंस को हम फ्रॉड कंसीडर नहीं करते, दिस इज जनरल रूल, साइलेंस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज फ्रॉड, दिस इज जनरल रूल, बट देयर आर एक्सेप्शन। एक, जो दो पार्टीज है, देयर इज सम फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज, सो साइलेंस विल बी कंसीडर्ड एज फ्रॉड, आपको सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है हमारा कि मैं आपसे पूछ रही हूँ फिर भी आप मुझे नहीं बता रहे, सो योर साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, तो हम साइलेंस को फ्रॉड मानेंगे। और तीसरा है हमारा आधा सच। आधा सच तो मैंने बता दिया, आधे सच के लिए मैं चुप हूँ तो उसको फ्रॉड मानेंगे। फिड्यूशियरी में हमारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ जाते हैं, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ जाते हैं कि आपको सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर फ्रॉड हुआ है तो व्हाट आर द रेमेडीज, क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है? बच्चों, अगर फ्रॉड होता है तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, परफॉर्मेंस इंसिस्ट कर सकते हो, हमें तो यही चाहिए, तुमने बोला था, झूठ बोला, हम क्या करें, हमें तो लेकिन यही चाहिए। तीसरा, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। डैमेजेस का मतलब मॉनिटरी रिलीफ लेना, बट देयर आर एक्सेप्शन जहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। पहला केस जहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, आपके पास सोर्सेज थे पता करने के, लेकिन आपने उन सोर्सेज का यूज़ नहीं किया,
आपको लग रहा है ऐसा कुछ होगा, लेकिन आपको लग रहा है नहीं नहीं, आप इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हैं, या पता चल गया और आप सोच रहे हो मैं आगे चलकर इसका एडवांटेज लूंगा, तब भी ये गलत है, आप कैंसिल नहीं कर सकते। मे बी सम अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल बट नॉट दिस, कैंसिलेशन अवेलेबल नहीं होगा। या फिर ओरिजिनल पोजीशन ही नहीं बची, क्योंकि कैंसिलेशन का मतलब होता है सामान वापस करना, पैसे देना, तो ओरिजिनल पोजीशन ही नहीं बची कॉन्ट्रैक्ट की। और पांचवा, कैंसिल करने से पहले ही जो डिफॉल्टिंग पार्टी थी उसने थर्ड बायर को यानी कि इनोसेंट पार्टी को गुड फेथ और कंसिडरेशन में ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसे में हम क्या मानेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट सेम चीजें मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए, बस यहाँ पर एक चीज अलग है, वो एक चीज अलग क्या है, एक चीज बच्चों अलग ये है यहाँ पे कि यहाँ पर ना इनोसेंटली सारा काम हो रहा है, सेम रेमेडीज भी है, लेकिन यहाँ पर हम डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद लास्ट है हमारा मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब क्या है? मिस्टेक का मतलब है एरर, गलती हो जाना, जो कि दो तरीके की हो सकती है। सेक्शन 20 कहता है दो बातें, एक लॉ से रिलेटेड, एक फैक्ट से रिलेटेड। लॉ में इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ। अगर आपने इंडियन लॉ से रिलेटेड मिस्टेक किया तो वो वैलिड रहेगा, क्योंकि यू आर इंडियन, यू आर सपोज टू नो अबाउट इंडियन लॉ। फॉरेन लॉ से रिलेटेड मिस्टेक है, चलो गलती मान ली, चलो वॉइड कर देते हैं। फैक्ट यूनिलैटरल बायलैटरल, एक पार्टी की गलती है ना तो वैलिड रहेगा, दूसरा कभी कैंसिल नहीं करेगा। बायलैटरल दोनों पार्टी की गलती है, वॉइड कर दो। लेकिन यूनिलैटरल में भी एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है? किसी को जानने पहचानने में गलती हो जाना या फिर कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ही बदल जाना, वॉइड हो जाएगा। बायलैटरल के दो पार्ट्स हैं, हम बायलैटरल में तो वैसे वॉइड ही होता है, लेकिन या तो हो सकता है हम पॉसिबिलिटी नहीं है परफॉर्मेंस देने की ड्यू टू लीगल और फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, या सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई गलती हो जाए, उसकी एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइटल, प्राइस, ऐसे में अगर कोई भी गलती होती है तो हम क्या मानते हैं कि वो वॉइड हो जाएगा। तो मिस्टेक में देयर आर सम डिफरेंट इफेक्ट्स। इंडियन लॉ का वैलिड, फॉरेन लॉ का वॉइड, यूनिलैटरल का वैलिड, एक्सेप्शन में वॉइड, बायलैटरल में वॉइड ही है, बट देयर आर सम टाइप्स जहां पर कैसे कैसे वॉइड एब इनिशियो कब होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, ये अब आप बता सकते हैं, क्योंकि वॉइड एब इनिशियो में स्टार्टिंग से और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आगे चल के है। चलिए इतनी बात हमारी कंसर्न तक हुई। अब हमारा आगे नेक्स्ट है लीगैलिटी, जो कि हम 10 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद हम शुरू करेंगे लीगैलिटी वाला पॉइंट।